नमस्कार दोस्तों, गोरखपुर जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीसीएस 2021 को टारगेट करते हुए एमसीक्यू आधारित अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आधार बनाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और आज से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ हम लोग पहला सेगमेंट यानी राज व्यवस्था को शुरू करेंगे। राज व्यवस्था से ही हम लोग शुरुआत करेंगे कि कैसे राज व्यवस्था के प्रश्नों को अर्थात पॉलिटी के जो प्रश्न आते हैं पीसीएस के प्री एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसको इस सेगमेंट में देखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राज व्यवस्था में वह है संविधान सभा। संविधान सभा जो है पीसीएस में पूछे जाने वाले प्रश्नों का बड़ा ही चार्मिंग टॉपिक है। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि यह दो क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करता है। संविधान सभा को जो बनने का समय है वह इतिहास और राज व्यवस्था दोनों को जोड़ता है। इतिहास में क्यों वह चीज़ें आती हैं अर्थात ऐतिहासिक जो तथ्य हैं कि कैबिनेट मिशन कब आया, उसमें कौन सदस्य था, ब्रिटिश संसद उस समय क्या कर रही थी, ये सब इतिहास के विषय हैं। परंतु राज व्यवस्था में भी यह पूछ लिए जाते हैं क्योंकि उसी समय संविधान सभा का गठन हो रहा था और उसका स्ट्रक्चर क्या था, संविधान सभा का स्ट्रक्चर क्या था, किन लोगों ने संविधान सभा को बनाया, किन लोगों ने उसमें वोट किया, किन लोगों ने वोट नहीं किया है। ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और इसीलिए चूँकि यह दो तीन चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर लेता है इसलिए पीसीएस में इस पे प्रश्न अधिकतर बनते ही बनते हैं। तो जहाँ पर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी वहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर है संविधान सभा के विषय में उसको जान लेते हैं। सबसे पहला तथ्य जो है कि वह व्यक्ति, इसको नोट करेंगे, अगर इसका नोट्स बन जाएगा तो हमेशा के लिए आपके काम आएगा। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की। संविधान सभा की बात की कौन थे वह व्यक्ति यानी भारतीय इतिहास में वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले संविधान सभा की बात की कि भारतीयों का अपना एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसमें भारतीय सदस्य शामिल हों, उस संविधान सभा में भारतीय सदस्य ही शामिल हों और वह मिलकर इस चीज़ का डिसीजन लें कि भारत की राज्य व्यवस्था आगे कैसी होगी। तो वह व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और यह बात कब की है? 1922 की। यानी 1922 में ही महात्मा गांधी ने इस चीज़ की बात की कि भारतीयों का अपना एक संविधान सभा होना चाहिए और उस संविधान सभा में भारतीय सदस्य ही उपस्थित हों और वह मिलकर डिसाइड करें कि आगे भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी। तो यह संविधान सभा के विषय में यह पहला तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको ध्यान में रखना है। दूसरा तथ्य यह है वह कौन सी पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की।
स्वराजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ज़्यादातर अगर ऑप्शन आएगा तो लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी। और कब मांग किए थे ये लोग? 1934 में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्वराज पार्टी ने 1934 में यह डिमांड किया, राजनीतिक मांग थी यह कि भारतीयों का अपना एक संविधान सभा हो, जो लोग मिलकर संविधान का निर्माण करें और भारत का राजनीतिक भविष्य जो है उस संविधान के अनुरूप ही आगे बढ़े। यह स्वराज पार्टी की मांग थी। तीसरा तथ्य, संविधान सभा जो है, जो मूल संविधान सभा थी भारत की, सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ वो किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ। कई बार विकल्प में दे देता है कि संविधान सभा का गठन हुआ किसके अंतर्गत, तो क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन और इनमें से कोई नहीं या एक दो, ऐसे करके 3-4 विकल्प दे देते हैं। तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि संविधान सभा जो हमारी भारत की संविधान सभा थी, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, वह उस सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। और टाइम क्या था? 1946। और यहीं से एक तथ्य और खुल के आता है कि चूँकि हम लोग को आज़ादी कब मिली? 1947 में। आज़ादी कब मिली? 1947 में। और संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा के गठन की मंजूरी यानी किसने मंजूर किया कि हाँ भारत की एक संविधान सभा का गठन हो? गठन की मंजूरी किसके द्वारा हुआ? ब्रिटिश संसद के द्वारा। यह एक डिबेटेबल टॉपिक है। बहुत लोग इस बात पर डिबेट करते हैं कि जब भारत का संविधान बन रहा है और भारत के नागरिक मिलकर भारत का संविधान सभा बना रहे हैं और उस संविधान सभा के द्वारा भारत का राजनीतिक भविष्य यानी भारत के राजनीतिक भविष्य का लेखा जोखा उस संविधान के अंदर लिखा जाएगा, तो उस भारत के संविधान सभा के गठन के लिए मंजूरी हमें ब्रिटिश संसद से क्यों लेनी पड़ रही है? तो चूँकि ब्रिटिश संसद के द्वारा ही उस संविधान सभा का गठन किया गया, इसलिए क्या भारत की संविधान सभा संप्रभु नहीं थी? इस बात पर लोग डिबेट करते हैं। मेंस में इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उसके काउंटर जो है उसमें कुछ तथ्य और कुछ काउंटर में अपने कुछ तर्क देने पड़ते हैं कि क्यों भारत की जो संविधान सभा है वह संप्रभु थी। तो भारत की संविधान सभा की संप्रभुता पर प्रश्न उठता है। क्यों? क्योंकि इसकी संविधान सभा के गठन की मंजूरी किसने दी थी? ब्रिटिश संसद के द्वारा। उस समय भारतीय संसद तो अस्तित्व में ही नहीं थी। भारतीय संसद से मतलब है कि उस बिल्डिंग की बात नहीं हो रही। बिल्डिंग तो तब भी थी, जो भारत के संसद की आज के समय में जो बिल्डिंग है वह बिल्डिंग तब भी थी, लेकिन एक संप्रभु सरकार उस समय भारत की नहीं थी। हम लोग किसकी छत्र छाया में जी रहे थे? ब्रिटिश संसद के। तो चूँकि ब्रिटिश संसद के द्वारा संविधान सभा के गठन की मंजूरी दी गई थी, इसलिए इसकी संप्रभुता पर प्रश्न उठता है। तो यहाँ से तो ये मेंस का एक तरह से वह डिबेटेबल टॉपिक शुरू हो जाता है। अभी यहाँ के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ, किसके अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ। और गठन की मंजूरी जो है भारतीय संसद ने नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद ने दी थी।
तो इस बात को जो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और जब मेंस के लेवल पर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करेंगे तब समझेंगे कि कैसे भारत की संविधान सभा संप्रभु थी। तो यह तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। चौथा बिंदु भी इसी से रिलेटेड है। अब इस समय को ज़रा सा हम लोग एनालाइज करें। 1946 का यह समय है जब संविधान सभा का गठन हो रहा है। तो अब सोचिए कि संविधान सभा होती क्या है। एक सभा कुछ लोगों का समूह जो है डिसाइड करे कि संविधान में क्या लिखा जाएगा, संविधान का प्रारूप क्या होगा, उसमें शक्तियाँ किस तरह से डिवाइड होंगी, राष्ट्रपति को कितनी शक्ति होगी, प्रधानमंत्री को कितनी शक्ति होगी, उनके नीचे के जो मंत्रीगण हैं उनको कितनी शक्ति होगी, संघ को कितनी शक्ति होगी, स्टेट को कितनी शक्ति होगी, इन दोनों के बीच का आपस का संबंध कैसा होगा, इन सब चीज़ों को, नागरिकों के पास क्या मौलिक अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, इन सब चीज़ों को, इतने महत्वपूर्ण विषयों को डिसाइड करने वाली यह संविधान सभा बन रही है। तो इस संविधान सभा को बनाने में क्या सभी नागरिकों का योगदान नहीं होना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी नागरिक जो है अपना अपना प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा में अपना एक प्रतिनिधि भेजें कि हाँ हमारे क्षेत्र के क्या डिमांड है, हमारे कम्युनिटी के क्या डिमांड है, उस चीज़ को जाकर आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करिए। तो ऐसा होना चाहिए कि सभी वर्ग, सभी क्षेत्र के लोग इस संविधान सभा में आकर शामिल हों और अपने अपने वर्ग, अपने अपने क्षेत्र के मांग के अनुसार अपनी अपनी बातों को रख पाएँ, ताकि वह चीज़ें जो है संविधान के अंतर्गत आए। लेकिन वास्तव में हुआ क्या? क्या संविधान सभा जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? संविधान सभा का चयन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको ध्यान में रखना है, नोट भी करना है। संविधान सभा का जो चयन हुआ वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान सभा का जो चयन था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? आज के समय में जब देश में चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या हमारे स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं उनमें क्या होता है, वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है। यानी 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति जो भी उस निर्वाचन लिस्ट में अपने नाम को नामित करा चुका है वह अपना वोट दे सकता है। और प्रत्येक वोट की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, चाहे वह ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या वह गंवार हो या वह टैक्स पेई हो या टैक्स पेई ना हो, या फिर उसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो या संपत्ति बहुत कम हो, जैसा भी हो, अगर वह 18 साल का है और उसका नाम निर्वाचन आयोग की लिस्ट में है तो उस वोट की वैल्यू बराबर होगी, चाहे वह मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो है वोट दे रहे हो या रोड पर टहलने वाला कोई एक आम नागरिक जो है वोट दे रहा हो। प्रत्येक वोट की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। और वही क्या है? वयस्क मताधिकार। लेकिन जब संविधान सभा का चयन किया गया, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया, तो वह कहाँ से किया गया? उसके लिए कोई अलग से वोटिंग नहीं कराया गया। वोटिंग से मतलब यह है कि आम नागरिकों के बीच में वोटिंग नहीं कराया गया। वोटिंग कहाँ कराया गया? वोटिंग कराया गया देश के मान लीजिए ये भारत है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए, कुछ ऐसा ही
मान लीजिए कि यह भारत है। अब चुनना क्या है? संविधान सभा को, यानी वह सदस्य जो आगे चलकर संविधान को लिखेंगे। तो उस समय वयस्क मत समय क्या है? 1946। 1946 में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका अंदाज़ा आप लोगों को है। हम लोग क्या हैं? ब्रिटिश ताज के अंतर्गत गुलाम हैं। तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। भारत के आम लोगों में जो एजुकेशन की स्थिति है वह कितनी दयनीय है इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग अनएजुकेटेड हैं। तो उस समय जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जो प्रांतीय चुनाव होते थे, यानी कि अलग अलग यह प्रांतीय चुनाव जो हुआ करते थे, मद्रास, बंगाल, मद्रास और यह बॉम्बे, तो इस तरह के जो अलग अलग प्रांतीय चुनाव हुआ करते थे उनमें लोगों से वोटिंग कराई जाती थी। लेकिन किन लोगों से? उनमें 3 क्राइटेरिया थे। पहला था शिक्षा, टैक्स और संपत्ति। यह 3 क्राइटेरिया थे। इन 3 क्राइटेरिया के आधार पर लोगों का चयन किया जाता था कि यही लोग जो है यानी अगर बंगाल प्रेसिडेंसी में इलेक्शन होना है तो बंगाल प्रेसिडेंसी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वह वोट नहीं डालेगा। अगर प्रत्येक 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर वोट डालने लगता है तो वह क्या कहलाएगा? वयस्क मताधिकार, जो वर्तमान की व्यवस्था है। लेकिन तत्कालीन समय में यानी 1946 के समय में बंगाल प्रेसिडेंसी में अगर इलेक्शन होने वाला है वहाँ के विधान परिषद में या विधानसभा में, तो कौन कौन वोट डालेगा? जो अधिक शिक्षित होगा, जो टैक्स देता होगा और जिसके पास संपत्ति अधिक होगी। और यह वर्ग, जाहिर सी बात है कि जो सामान्य आम भारतीय नागरिक हैं उनमें इनकी संख्या जो है बहुत सीमित होगी। कुछ 2-4% लोग ही होंगे। आज के समय में शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन उस समय में, तत्कालीन समय में यानी 1946 के समय में जो है ना तो बहुत ज़्यादा लोग शिक्षित थे, ना ही बहुत ज़्यादा लोग टैक्स देते थे और ना ही ऐसे लोगों की संख्या अधिक थी जिनके पास संपत्ति ज़्यादा हो। यानी बहुत छोटा सा एक समूह ही उन लोगों को चुनता था। किन लोगों को? विधान परिषद के सदस्यों को। तो यहाँ पर भी कुछ सदस्य हैं विधान परिषद के जिनको किसने चुना है? इसी वर्ग ने। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सदस्य हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ सदस्य हैं। तो अब यह सदस्य मिलकर क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए 50 लोग हैं तो इन्होंने इलेक्शन करके संविधान सभा के कुछ सदस्यों को चुन लिया, इन्होंने इलेक्शन करके कुछ सदस्यों को चुन लिया, इन्होंने, इसी तरह पूरे भारत के अंतर्गत लोगों ने विधान परिषद के माध्यम से अपने सदस्यों को चुन लिया कि हाँ यह व्यक्ति हमारे क्षेत्र से संविधान सभा में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो यह थी उस समय की व्यवस्था। अर्थात उस समय क्या था? वयस्क मताधिकार नहीं था। तो अगर कोई कहे कि क्या भारत की संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया वह वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित हुई थी, तो यह स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि भारत की संविधान सभा जो है वह वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित नहीं हुई थी। वह कहाँ से चुने गए थे? प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। और विधानसभा के जो सदस्य थे वह भी वयस्क मताधिकार पर चुनाव नहीं जीत कर आए थे। उनको कौन चुन रहा था? वह व्यक्ति जिसके पास संपत्ति अधिक हो, जो टैक्स पे करता हो और शिक्षित हो। तो 3 क्राइटेरिया के लोग ही उनको चुनते थे। यह हमारा चौथा तथ्य हो गया। अब बात आती है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संख्या तय की गई कि संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे। तो कैबिनेट मिशन ने तय किया कि 389 सदस्य
किसमें होंगे? टोटल 389 सदस्य होंगे किसमें? संविधान सभा में। कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि कुल 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में। भारत की जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सदस्य होंगे, और इन 389 में से 296 यह कहाँ से चुने जाएंगे? ब्रिटिश भारत से। सॉरी, ब्रिटिश भारत से चुने जाएंगे कितने? 296। 296 में से इनमें से 296 को घटा दीजिए, कितना आएंगे? 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 18 में से 9 गया 93 सदस्य। यानी कुल 93 सदस्य। ये कहाँ से चुने जाएंगे? देसी रियासतों से। मतलब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो होगी वह 389 होगी। उनमें से 389 में से 296 सदस्य जो होंगे वह ब्रिटिश भारत से चुने जाएंगे, और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासतों से चुने जाएंगे। तो ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें ये क्या चीज़ें हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जिस पूरे भारत पे यानी पूरे भारत के भूभाग पर ब्रिटेन का अधिकार था, उनमें कई छोटी छोटी देसी रियासतें भी थीं। कई कुछ छोटे कुछ बड़े, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद के बारे में जो हम लोगों ने ज़्यादातर सुना है। तो ऐसी क्या थी? छोटी छोटी देसी रियासतें थी। इनके ऊपर भी संप्रभु कौन था? ब्रिटिश ताज, यानी ब्रिटिश महारानी जो थी, ब्रिटेन की जो महारानी थी, वही सब पे संप्रभु अधिकार रखती थी। परंतु इन क्षेत्रों में जो शासन व्यवस्था था वह राजे रजवाड़ों का अपना ही शासन चलता था, उस पर ब्रिटिश शासन नहीं चलता था। परंतु यह राजे रजवाड़े भी ब्रिटिश ताज को सम्मान देते थे और उनके छत्र छाया में अपना काम करते थे। तो चूँकि इस पूरे भारत का संविधान सभा का गठन हो रहा है, तो इसमें सदस्य जो है यानी जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, जो वह क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत डायरेक्ट आ रहे हैं, तो उन क्षेत्रों के अलावा रजवाड़े वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ से भी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया कि रजवाड़े भी अपने अपने सदस्यों को संविधान सभा में भेजें। ऐसी व्यवस्था की गई। परंतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और अपने सदस्यों को नहीं भेजा। बहिष्कार करने का कारण क्या हो सकता है? सीधा सा रीज़न है कि इनकी शासन सत्ता समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी, और लोकतंत्र में जाने पर इनके वो राजतंत्रीय व्यवस्था पर आँच आ जाती, और ये जो है चुनाव मैदान में खड़े होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए यह इस व्यवस्था का बहिष्कार कर रहे थे और संविधान सभा में भाग नहीं लिए। दूसरी तरफ यह जो अन्य क्षेत्र था रजवाड़ों को छोड़कर, जो डायरेक्ट जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आता था, वहाँ पर जब इलेक्शन हुआ तो इन 296 में से 208 सीट जो हैं वो किसने जीती? कांग्रेस ने।
इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस को जो है उस समय कितना लोग पसंद करते थे। आज की परिस्थिति देखिए कैसी बदल गई है। और 78 208 सीटें जो है कांग्रेस जीती और 15 सीटें जो हैं वह अन्य के खातों में गई। अन्य कौन होते हैं? अन्य वही हैं कि सभी दल में दलदल है, हमारा नेता निर्दल है, तो छोटी पार्टियां और निर्दल प्रत्याशी ये सब मिलाकर क्या हुए 15 सीटें ले गए। 15 यानी 15 सदस्य जो है वो छोटे सदस्यों को, छोटे दलों को शामिल किया गया संविधान सभा में। और 208 सदस्य जो है वह कांग्रेस से आए। और मुस्लिम लीग से कितने आएंगे? तो 208 और 15 कितने हो गए? 215, 5 20 3 23, तो 223। 296 में से 223 माइनस कर देंगे, इतना हो जाएगा 3 7, तो 73 सीट। ये कौन जीता? मुस्लिम लीग। तो यह नंबर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीटें अन्य। ये 15 सीटें बताती हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में भी कांग्रेस की इतनी ज़्यादा हाइप होने के बाद भी बहुत से ऐसे जगहें थीं जहाँ पर लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा भी एक अन्य विकल्प की तरफ देख रहे थे। तो यह कुल मिलाकर 296 सदस्य जो है संविधान सभा के सदस्य बने। तो यह भी तथ्य इसी के अंतर्गत इंक्लूड कर लीजिए या अलग से 5वां पॉइंट बनाकर इसको नोट कर सकते हैं। अब क्या हुआ? अब संविधान सभा हमारी बन चुकी है, यानी संविधान सभा बनने का प्रोसेस जो है वह समाप्त हो चुका है। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि संविधान सभा में महिला सदस्य भी थी और उनकी संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। यह भी एक तथ्य है, कभी कभी एक स्टेटमेंट के रूप में एग्ज़ाम में सामने आ जाता है, तो उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हमारा संविधान सभा बन चुका है और संविधान सभा के बनने से पहले के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं और इन तथ्यों को हम लोग नोट करेंगे और नोट कर कर अच्छे से याद करेंगे कहानी के साथ, ताकि चीज़ें भूलें ना, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब एक चीज़ आता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि जो भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो क्या थे? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वह किस कॉन्स्टिट्यूंसी से, कहाँ से इलेक्शन जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने थे? इस पे एक दो बार स्टेटमेंट आया है पीसीएस एग्ज़ाम में, तो उसको भी ज़रा ध्यान रखेंगे कि अगर भारत का नक्शा बनाए, भारत का नक्शा आजकल ठीक बन नहीं रहा हमसे, मान लीजिए कि यह भारत है, लग नहीं रहा है लेकिन मान लीजिए,
जम्मू कश्मीर ही नहीं सही लग रहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उसको जो है ठीक से बनाना ज़रूरी है। तो मान लीजिए यह भारत है, ठीक है। तो यह जो हिस्सा दिख रहा है यानी कि आज के समय का बांग्लादेश। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये बात किसकी चल रही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर सर जो थे वह सबसे पहले इस एरिया से इलेक्शन जीतकर संविधान सभा में पहुंचे थे। यानी उस समय जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल का जो विभाजन हुआ था, यानी जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो इस पूरे क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इसमें जो है यह पूर्वी बंगाल और यह पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल के एक हिस्से से वह इलेक्शन जीतकर कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य बने। परंतु हुआ क्या, जैसे ही भारत का विभाजन हो जाता है तो वह यह हिस्सा जो है यह कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। यानी यह क्या हो जाता है? यह पूर्वी पाकिस्तान। यह क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान, जो फिर 71 की लड़ाई में अलग होकर बांग्लादेश बनता है। तो उधर नहीं जाएंगे, ये इतना जान लेते हैं कि यह क्या हो जाता है? पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान बनते ही अम्बेडकर सर का यह सीट समाप्त हो जाती है। तो उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कांग्रेस के एक सदस्य, उनका नाम, कांग्रेस के एक सदस्य थे, उनका नाम देख लेते हैं क्या है। M.R. जयकर। M.R. जयकर यह कांग्रेस के एक सदस्य थे जो इस क्षेत्र से चुनकर संविधान सभा में गए थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जगह देने के लिए इन्होंने अपने पद से क्या दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन लड़ाकर, यानी कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक सीट खाली करवाया और उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन लड़ाकर, जिताकर और संविधान सभा में बैठाया गया, यानी लाया गया। ऐसा नहीं है कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऊपर कोई एहसान हो रहा था, बस यह इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न में पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो अगर विकल्प में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी दोनों उपलब्ध है तो हम लोग बॉम्बे प्रेसिडेंसी को ही सही विकल्प मानेंगे, क्योंकि अंततः अंबेडकर सर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ही संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब बात आती है कि संविधान का निर्माण जो हुआ तो उसमें कितना समय लगा? ये सब सामान्य प्रश्न हैं, इसको जान लेते हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्या है? संविधान लिखे जाने में जो समय लगा वह समय है।
तो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में जल्दी जल्दी संविधान तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी लगभग 3 वर्ष जो है संविधान निर्माण में लगा। और संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 26 नवंबर 1949 यह वह डेट है जब संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को जो है अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया। इस डेट को भी याद रखेंगे। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? अब यहाँ संविधान सभा की बात नहीं हो रही है, संविधान की बात हो रही है। यानी संविधान कितने दिनों में बना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत करने से मतलब यह है कि जब सारे सदस्यों ने संविधान का निर्माण कर लिया तो वह कौन सा दिन था जब उस संविधान को वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात हम भारतीय लोग ने जब संविधान को एक्सेप्ट किया कि हाँ यह हमारा संविधान है जिस पर हमारे भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भविष्य टिका हुआ है। तो वह डेट कौन सा था? 26 नवंबर 1949। और संविधान को लागू कब किया गया? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950। तो यहीं से एक प्रश्न उठता है कि जब संविधान को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, तो फिर 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार क्यों किया गया कि इसी दिन को संविधान को लागू करना है? तो इसके पीछे का कारण है, थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में जाएंगे तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जब हुआ तो वहाँ पर यह निर्णय लिया गया सभी लोगों के द्वारा, कांग्रेस के सदस्यों द्वारा, कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो 26 जनवरी यानी 1929 दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लेने के कारण जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस के सदस्य मनाते थे। कांग्रेस के सदस्य पूरे देश में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन जब वास्तविक स्वतंत्रता की बात आई तो हम लोग कब आज़ाद हो गए? हम लोग आज़ाद हो गए 15 अगस्त 1947। तो 200 वर्षों की गुलामी के बाद अगर हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो रहे थे तो यह कहना अच्छा नहीं लगता कि भाई 15 अगस्त को नहीं, हमें 26 जनवरी को चाहिए। क्यों? तो पूछते क्यों भाई? तो वही कि मतलब हम लोग तो पिछले 20-25 सालों से 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो ऐसा कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और हम लोग को सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि यार बड़े
वैसे आदमी थे यार, जब 15 अगस्त को मिल रहा था तो क्या ज़रूरत था 26 जनवरी का इंतज़ार करने का। तो इसीलिए जब 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए तो 26 जनवरी के इस डेट को यादगार बनाने के लिए, यानी एक तरह से 26 जनवरी की इस डेट को हमेशा के लिए जो है महत्वपूर्ण बनाने के लिए, हमेशा के लिए लोगों के दिल में बसाने के लिए कि यह 26 जनवरी जो हम लोग पिछले 20-25 वर्षों से आज़ादी का दिन मनाते आ रहे हैं, इसे महत्व देने के लिए 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करने के बावजूद 26 जनवरी 1950 का इंतज़ार किया गया और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू कर दिया गया। संविधान जो है वह लागू हो गया कब से? 26 जनवरी 1950 से। और इसको हम लोग क्या मनाने लगे? गणतंत्रता दिवस। तो यह डेट हो गया इंडिपेंडेंस डे और यह हो गया रिपब्लिक डे। यह अंतर है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के। यानी हम लोग जब 1947 से पहले 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मना रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को मिल गई। इस वजह से हम लोग 26 जनवरी के उस डेट को यादगार बनाने के लिए, उसे इतिहास में दर्ज कराने के लिए और हर वर्ष उस डेट को याद रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करने के बावजूद 26 जनवरी का इंतज़ार किया और 26 जनवरी को ही हमने संविधान को लागू किया। और 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद इसे ही यह गणतंत्रता दिवस के रूप में आज तक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो संविधान सभा से संबंधित यह कुछ मोटे मोटे तथ्य थे जिनको हमें ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है संविधान सभा में जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वह है समितियाँ। संविधान सभा का जो कार्य था वह समितियों के माध्यम से हो रहा था। संविधान सभा का कार्य कैसे हो रहा था? समितियों के माध्यम से। और निर्णय कैसे लिए जा रहे थे? उसमें दो बातें हैं महत्वपूर्ण, समितियां और निर्णय लेने का तरीका। तो संविधान सभा में निर्णय जो है वह बहुमत नहीं, आम सहमति से लिया जा रहा था। यानी संविधान सभा में जो निर्णय हो रहे थे कि हाँ इस चीज़ को यह अधिकार दिया जाए, इस चीज़ का यह अधिकार दिया जाए, तो वह कैसे हो रहे थे? आम सहमति के आधार पर। आम सहमति का मतलब यह है कि सभी सदस्यों को आपस में कन्वेंस करना। अगर कुछ लोग, जैसे कोई एक मुद्दा उठा, कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में हैं, तो सभी लोग, ऐसा ना हो कि बहुमत के आधार पर निर्णय ले लिया जाए। बहुमत के आधार पर निर्णय लेने पे क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं उसमें 51 लोग पक्ष में आ गए और 49 लोग विपक्ष में चले गए, तो वह निर्णय हो जाता है और वह विषय, वह मुद्दा वह जो है पास हो जाता है। उसमें होता क्या है कि 51 लोगों की 49 लोगों पर विजय हो जाती है। लेकिन इसीलिए चूँकि बहुत ही मैच्योर और दूरदृष्टि वाले लोग संविधान सभा के सदस्य थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि बहुमत को आधार न मानकर आम सहमति को जो है अधिक महत्व दिया कि अगर 49 लोग किसी मुद्दे पर विरुद्ध हैं, यानी 51 लोग के सहमत होने के बावजूद अगर 49 लोग किसी मुद्दे पर विरुद्ध हैं, तो उन 49 लोगों से बातचीत किया जाए और ज़्यादातर कोशिश किया जाए कि उन लोगों की समस्याओं को भी सुलझाया जाए। अगर उनका कोई कंसर्न है, किसी चीज़ को लेकर उनको कोई समस्या है, तो उस बात को भी संविधान में रखा जाए, उस मुद्दे को भी रखा जाए और उनको आपस में लेकर, यानी 51 और 49 दोनों को मिलाकर जो एक मटेरियल तैयार हो उसको संविधान में लागू किया जाए और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आम सहमति के माध्यम से किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाए। इसीलिए निर्णय लेने का जो तरीका हुआ
वह आम सहमति के आधार पर हुआ, न कि बहुमत के आधार पर। और दूसरा जो है, एक तो निर्णय लेने का तरीका हो गया, और दूसरा जो है संविधान सभा ने कार्य कैसे किया, तो वह किया समितियों के माध्यम से। तो कुछ प्रमुख समितियां जो थी, समितियां और उनके अध्यक्ष। इसको भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए, एग्ज़ाम में मिलान टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछ लेता है। सॉरी। तो दो प्रमुख समितियां जो थी, पहला नियम समिति, दूसरा संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद तीसरा मान लीजिए प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि पूरा संविधान ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें बहुत से लोगों का योगदान था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति से मतलब यह है कि संविधान का प्रारूप कैसा हो। संविधान का प्रारूप से मतलब यह है कि संविधान क्या है, कि भारत के, यानी भारत का संविधान है तो भारत के भविष्य का राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था किस रूप में आगे बढ़ेगा, इसका प्रारूप कौन तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और चौथा था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति और क्या है? संघ संविधान और संघ शक्ति समिति। इन दिनों को ख्याल कौन रख रहा था? संघ के मामले में जब भी कोई बात आती थी तो उसका ख्याल जो है पंडित जी ही रखते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ के मामले में अपना ख्याल रखते थे। और छठवां मूल अधिकार प्लस अल्पसंख्यक मामले। इस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। और इसके साथ साथ
राज्य शक्ति समिति, इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे थे? सरदार पटेल। तो पंडित नेहरू जी के पास 2 समितियां थी, सरदार पटेल के पास 2 समितियां थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास एक ही समिति थी, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। पूरे संविधान का प्रारूप कैसा हो, यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत आ रहा था। नियम और संचालन समिति यानी कि संविधान सभा किस नियम के तहत काम करेगी, कैसे उनका व्यवहार होगा, संचालन कैसे होगा, कब किसको बोलना है, कब किसको नहीं बोलना है, अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बात को कैसे काटना है या अपना तर्क कैसे देना है, तो इन सब चीज़ों का संचालन और नियम जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। तो यह समितियों का नाम और उनके अध्यक्ष। अच्छा, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति, इन दोनों में जो है एक उप समिति भी बनी थी। तो उन उप समितियों के जो नाम हैं, मूल अधिकार में JB कृपलानी और अल्पसंख्यक में HC मुखर्जी। अल्पसंख्यक मामले में यहाँ पर लिख लेते हैं मूल अधिकार उप समिति। इसके उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक मामले की उप समिति। अल्पसंख्यक मामले की उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। तो ये 2 नाम भी ध्यान रखेंगे, JB कृपलानी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष और HC मुखर्जी अल्पसंख्यक मामले की उप समिति के अध्यक्ष। ध्यान रखेंगे कि जब जब उप समिति की बात आएगी तभी इन 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे, नहीं तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामले को पूरी ब्रॉड रूप में देखने का काम किसका था? सरदार पटेल का। और सरदार पटेल के अंतर्गत ही यह 2 लोग JB कृपलानी और HC मुखर्जी इन उप समितियों का कार्य देख रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। संविधान सभा के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ हम लोगों ने इकट्ठी कर ली और इन्हीं तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपको PCS के PT एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अन्य एग्ज़ामों में भी यहाँ से जो है तथ्य उठाकर प्रश्न बनाए जाते हैं और 3-4 स्टेटमेंट देकर प्रश्नों को इधर उधर घुमाया जाता है, हाँ की जगह नहीं, नहीं की जगह हाँ करके बात को किया जाता है। लेकिन यह जो तथ्य हैं, अगर इन्हें आप अच्छे से पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर राज्य व्यवस्था के ही अगले टॉपिक में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।